2.2 थ्योरम 15, 17 और 19 में आई हुई है। माना S1 और S2 वलय R के दो उपवलय हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये दो कंडीशंस जो हैं वो दोनों के दोनों S1 और S2 इस समुच्चय R के लिए उपवलय को परिभाषित करते हैं। हमें इसमें सिद्ध करना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी R का उपवलय है। सबसे पहले कल जो हमने कंडीशन की थी उसको लेके चलते हैं। अगर S1 R का उपवलय है तो उपवलय की कंडीशन हमने कल की थी, एक थ्योरम की थी हमने 2.1, जिसके अनुसार अगर A और B S1 के एलिमेंट लेके चलेंगे तो A इंटू बी भी S1 का एलिमेंट आएगा और A माइनस बी भी S1 का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि S1 उपवलय है, इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली S2 भी R का उपवलय है। अगर S2 R का उपवलय है तो इसका अर्थ ये हो गया कि A, B अगर S2 का एलिमेंट लेके चलेंगे तो AB भी S2 का एलिमेंट आएगा और A माइनस बी भी S2 का एलिमेंट बनेगा, उपवलय की जो कंडीशन या सबरिंग की जो कल थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग। अब हम लेट करके चलते हैं कि A, B S1 इंटरसेक्शन S2 में है, कॉमन पार्ट में है, क्योंकि कॉमन पार्ट को हमें उपवलय सिद्ध करना है, सबरिंग सिद्ध करना है। अगर S1 इंटरसेक्शन S2 को सबरिंग सिद्ध करना है तो इसमें दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे। लेट कर लिया A एंड B दोनों एलिमेंट्स हैं। अगर ये दोनों एलिमेंट्स S1 इंटरसेक्शन S2 में है तो इसका मतलब A, B S1 में भी होगा एंड A, B S2 में भी होगा। और ऊपर जो कंडीशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग A इंटू बी भी S1 में होगा, A माइनस बी भी S1 में होगा एंड A इंटू बी भी S2 में होगा और A माइनस बी भी S2 में बिलोंग करेगा। अगर A इंटू बी S1 में भी है और A इंटू बी S2 में भी है तो इसका मतलब A B जो होगा वो S1 इंटरसेक्शन S2 में है। A माइनस बी S1 में है और A माइनस बी S2 में है, इसका मतलब A माइनस बी S1 इंटरसेक्शन S2 में भी है। हमने दो एलिमेंट्स लिए थे A इन कोमा B जो S1 इंटरसेक्शन S2 में थे। हम प्रूव कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट भी S1 इंटरसेक्शन S2 में है और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी S1 इंटरसेक्शन S2 में है। तो इसका अर्थ हो गया S1 इंटरसेक्शन S2 R का उपवलय है। थ्योरम नंबर 2.3, एक क्षेत्र दे रखा है जिसका एक अरिक्त उपसमुच्चय S दिया हुआ है। यह इस क्षेत्र F का उपक्षेत्र होने हेतु एक कंडीशन दी हुई है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कुछ इस फॉर्म में है कि A और B अगर S के एलिमेंट्स हैं तो A माइनस बी भी S का एलिमेंट बनना चाहिए, और A और B S के एलिमेंट्स जिसमें B नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इनवर्स पॉसिबल है। अगर B 0 नहीं है तो शून्येतर अवयव का नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स इसमें पॉसिबल है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स पॉसिबल है तो यानी B इनवर्स पॉसिबल होगा। A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स करना चाहिए S से। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो सब फील्ड होगा, उपक्षेत्र होगा, और अगर वह उपक्षेत्र है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये हमें प्रूफ करना है। आगे जाके क्वेश्चंस में जब भी हमें उपक्षेत्र सिद्ध करना होगा तो क्षेत्र की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करके देखना हमें ये सिर्फ दो कंडीशंस को चेक करना है। A और B उस सेट के दो एलिमेंट्स लेंगे, अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं तो वो सब फील्ड है, अदरवाइज सब फील्ड नहीं है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि S उपक्षेत्र है। S F का
उपक्षेत्र है। अगर उपक्षेत्र है तो उपक्षेत्र का मतलब है क्षेत्र की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर क्षेत्र की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ए बी बिलोंग्स टू एस पर माइनस बी भी एस का एलिमेंट बनेगा। संवरता का नियम लागू होता है। अगर संवरता का नियम लागू होता है तो ए माइनस बी भी हमारे पास ए प्लस माइनस बी भी इसमें एस का एलिमेंट बनेगा, अर्थात ए माइनस बी भी हमारे पास किसका एलिमेंट होगा, एस का। इसी प्रकार से अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 है और s में बिलोंग करता है तो क्षेत्र की परिभाषा थी कि नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल है, उसी में इंक्लूड होता है। इसका मतलब b इन्वर्स भी हमारे पास s में होगा। a और b इन्वर्स बोथ अगर s में बिलोंग करते हैं तो a इंटू बी इन्वर्स भी s में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगेन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है इसमें। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर रहे हैं दोनों ही कंडीशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब अगर ऐसा उपक्षेत्र है तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी। रिवर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। रिवर्स पार्ट का मतलब विलोम, ऑपोजिट। अब हम मान के चलेंगे कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है एस के, जिस पर हमें a माइनस बी भी एस का एलिमेंट गिवन है, और a b नॉट इक्वल्स टू 0 अगर s के एलिमेंट्स हैं तो a b इनवर्स भी s का एलिमेंट है। हम ये लेके चलते हैं। हमें प्रूफ करना है s एक उपक्षेत्र है। s को उपक्षेत्र सिद्ध करने के लिए एक तो योज्य तत्समक चाहिए हमें, योज्य प्रतिलोम चाहिए हमें। योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। उसके बाद में हम आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूफ करेंगे, तत्समक हम मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूफ करेंगे और इन्वर्स भी मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूफ करेंगे। एडिशन के लिए बाकी जो कंडीशंस बच गई वो सारी की सारी अप्लाई होंगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी साचर्यता का नियम बचता है। f अगर साचर्य है तो s भी साचर्य होगा, क्योंकि s इसमें क्या है, सबसेट है f का। अगर s f का सबसेट है तो जो f में कंडीशंस अप्लाई हो रही थी उन्हीं एलिमेंट्स को बना लेकर हमने नया सेट बनाया है। अगर नया सेट डिफाइन किया है तो साचर्यता का नियम लागू होगा, क्रमविनिमयता का नियम लागू होगा, चाहे वह एडिशन हो और चाहे वह मल्टीप्लिकेशन हो। और जो एक और हमारे पास कंडीशन थी बंटनता गुणधर्म, उस बंटनता गुणधर्म का भी पालन करेगा, बंटनता नियम का यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करेगा। तो ये कंडीशंस तो अप्लाई होंगी। सिर्फ हमें एडिशन के लिए आइडेंटिटी और इन्वर्स चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी और इन्वर्स। अगर ये चार टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो ये उपक्षेत्र बन जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस एस एफ का उपसमुच्चय है, अतः प्रेरित संक्रियाओं के लिए साहचर्यता व क्रमविनिमयता तथा बंटनता गुणधर्म का पालन करता है। अगर बंटनता गुणधर्म का पालन करता है तो ये सारी कंडीशंस तो अप्लाई हो गई। बाकी कंडीशंस को चेक करने के लिए सबसे पहले a बिलोंग्स टू s लेके चलते हैं। अगर a, s का एलिमेंट है तो इसका मतलब a माइनस ए भी s का एलिमेंट होगा, a माइनस ए का मतलब 0s का एलिमेंट होगा। योज्य तत्समक अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन 0 और a s के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब 0 माइनस ए भी s का एलिमेंट बनेगा, अर्थात माइनस ए भी s का एलिमेंट बनेगा। योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, यानी जो हमारे पास चार कंडीशन थी एडिशन की वो सारी अप्लाई होगी। एसोसिएटिव भी हो गया, योज्य तत्समक भी है, योज्य प्रतिलोम भी है, और उसके साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करता है।
मल्टीप्लिकेशन के लिए साचर्यता नियम कंप्लीट है, क्रम विनिमयता भी इसमें शामिल हो गया है अपने आप। दो ही कंडीशन रही है हमारी। उसके अकॉर्डिंग अगर ए 0 के इक्वल नहीं है और ए दोनों एस के एलिमेंट हैं तो ए इंटू ए इनवर्स भी एस का एलिमेंट आएगा। और ए इंटू ए इनवर्स का मतलब 1 जो होगा या ई तत्समक, यहाँ ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं तत्समक को, क्योंकि हमें ऑपरेशन नहीं पता सेकंड ऑपरेशन क्या है। उस सेकंड ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास तत्समक इसमें विद्यमान होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणन तत्समक विद्यमान है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। वो चाहे ई से रिप्रेजेंट करो चाहे 1 से करो, वो ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा। ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 लिख देंगे, कोई और होगा तो ई की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ई एस का एलिमेंट है, ए 0 नहीं है जो एस का एलिमेंट है, इसका मतलब ई इंटू ए इनवर्स भी एस का एलिमेंट बनेगा। दैट मीन्स ए इनवर्स भी एस का एलिमेंट है, यानी गुणन प्रतिलोम भी विद्यमान है। अब हमारे पास जो बाकी की कंडीशंस थी वो सारी अप्लाई हो चुकी हैं, सिर्फ 4 कंडीशन चेक करनी थी। तत्समक भी है, प्रतिलोम योज्य भी है, गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम भी विद्यमान है। इसका मतलब एस जो होगा वो एक क्षेत्र को परिभाषित करेगा, लेकिन एस सबसेट था एफ का, इसलिए एस को हम एफ का उपक्षेत्र कहेंगे। अतः एस एफ का उपक्षेत्र है, जो हमें प्रूफ करना था। बंद करें ये बात। सेम कंडीशन है इसमें हमारे पास आर एक वल्य दिया हुआ है हमें, और जेड ऑफ आर जो परिभाषित किया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि जेड आर में कोई एलिमेंट एक्स तभी आएगा जब वो एक्स वाई बराबर वाई एक्स, जहाँ वाई एक वास्तविक संख्या है, की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हम मान के चलते हैं कि ए जो है वो जेड ऑफ आर का एलिमेंट है, तो इसका अर्थ होगा कि ए वाई और वाई ए आपस में इक्वल होंगे। इसी प्रकार बी बी अगर हम मान के चलते हैं कि जेड ऑफ आर का एलिमेंट है, तो इसका अर्थ है बी वाई और वाई बी भी आपस में इक्वल होंगे। हमें जेड ऑफ आर को उपवलय सिद्ध करना है। उपवलय सिद्ध करने के लिए हमारी 2 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जेड आर में आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इन दोनों का अंतर जो होगा ए माइनस बी वो भी जेड आर में आना चाहिए। ए गुणा बी अगर इसमें विद्यमान है तो इसको चेक करने के लिए ए बी गुणा वाई का मान निकाल के देखेंगे। अगर ए बी गुणा वाई का मान वाई गुणा ए बी के इक्वल आ गया, यहां पे हमने जो प्रूफ किया उसके अकॉर्डिंग ए वाई वाई ए के बराबर है, तो ए जेड आर का एलिमेंट बना। अगर ए बी जेड आर का एलिमेंट चाहिए तो ए बी इंटू वाई को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वाई इंटू ए बी के बराबर होगा। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं साचर्यता नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर एक वलय है, जेड आर इसका सबसेट है। अगर इसका सबसेट है तो इसकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर में होंगे, और आर में एक वलय होने के कारण जितनी भी साचर्यता क्रम विनिमयता सभी नियम इसमें लागू होते हैं, तो इसमें भी लागू होंगे। अगर इसमें लागू होते हैं तो बी वाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम बी वाई लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको वाई बी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको बाद में सॉल्व करते हुए ए वाई इंटू बी, अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको वाई ए इंटू बी लिख सकते हैं, और लास्ट में इसको वाई इंटू ए बी लिख सकते हैं। अब ए बी इंटू वाई जो था वो वाई इंटू ए बी के इक्वल है, इसका मतलब ए बी जो है वो जेड आर का एलिमेंट बन जाएगा। पहला पार्ट प्रूफ हो जाएगा इसमें। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए ए माइनस बी इंटू वाई लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि वाई इंटू ए माइनस बी के इक्वल है। वाई इंटू ए माइनस बी के इक्वल प्रूफ करने के लिए
इसको लिखा जा सकता है ए प्लस माइनस बी ऑफ वाई, ए वाई प्लस माइनस बी ऑफ वाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाई ए प्लस वाई इंटू माइनस बी लिखा जा सकता है। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए प्लस माइनस बी लिखा जा सकता है, जो हम ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स ए माइनस बी इंटू वाई जो है वो वाई इंटू ए माइनस बी के इक्वल है। ए माइनस बी भी हमारे पास जेड आर से रिलेटेड है। दो एलिमेंट्स लिए थे ए कोमा बी, जो जेड आर के एलिमेंट्स थे। हम प्रूफ कर रहे हैं कि ए इंटू बी भी जेड आर का एलिमेंट है, ए माइनस बी भी जेड आर का एलिमेंट है, अतः जेड आर जो है वो उपवलय है। प्रूफ करना था।